वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन के एक और डिसऑर्डर की जिसका नाम है हाइपरथायरिज्म। तो हाइपरथायरिज्म में क्या होता है? हाइपरथायरिज्म में क्या होगा कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, वो एक्सेस में हार्मोन्स को, जो थायराइड हार्मोन्स हैं हमारे T3 और T4, इनको प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ही फास्ट, अबनॉर्मली और बहुत ही फास्ट रन करता है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमें क्या है कि उसका मेटाबॉलिज्म क्या है कि फास्ट देखने को मिलता है। एक और डेफिनेशन है यहाँ पे कि हाइपरथायरिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड क्या बन जाती है, ओवर एक्टिव, और रिलीज कर देती है मोर थायराइड हार्मोन को देन द बॉडी नीड। जितनी बॉडी की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा क्या होता है कि हार्मोन्स को रिलीज़ कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी का। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या क्या कॉजेज़ आ रहे हैं इसके। पहले हम देखेंगे एक बार टाइप्स को। तो देखो हाइपरथायरिज्म, जैसे जब हमने हाइपो पढ़ा था ना, तो उसमें भी हमने टाइप्स पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और यहाँ पे भी हम टाइप्स देखेंगे। अब हम अगर अभी यहाँ पे मैं बात करूँ प्राइमरी के बारे में, तो देखो प्राइमरी की बात करूँगी तो प्रॉब्लम होगी थायराइड ग्लैंड में। एक जो मैंने फीडबैक वाला बताया था हाइपो वाले चैप्टर में, टॉपिक में, कि जैसे तुम्हारी ये हाइपोथैलेमस है ना, ये रिलीज़ करता है TRH, और ये आगे क्या करता है, एक्टिवेट किसको, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो रिलीज़ करती है तुम्हारे TSH। उसके बाद ये करता है टारगेट हमारे थायराइड ग्लैंड को, और ये करती है T3 और T4 को रिलीज़। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है कि हाइपोथैलेमस मैसेज देता है TRH को, ये आगे कमांड देता है इंटीरियर पिट्यूटरी को, और इंटीरियर पिट्यूटरी TSH को रिलीज़ करती है, वो आगे थायराइड को कमांड देता है। लेकिन जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे, उसमें प्रॉब्लम है। उसके हम कॉजेज़ पढ़ेंगे कि प्राइमरी हमारे पास एक कौन कौन से कॉजेज़ आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम इस थायराइड ग्लैंड में है, इसका कोई जितने भी हम कॉजेज़ हैं प्राइमरी में वो देखेंगे। तो यहाँ तक का मैकेनिज्म ठीक था, बट इट्स सेल्फ प्राइमरी हम तब बोलते हैं जब थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे जब सेकेंडरी की बात करेंगे तो प्रॉब्लम हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होगी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो नीचे का सारा जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं अभी हमारे प्राइमरी कॉजेज़ को। तो देखो, जो हम प्राइमरी में कॉज पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास ग्रेव्स डिसीज़। अब जो ग्रेव्स डिसीज़ है, ये सोचने की बात है कि ये कैसे करती है हमारे हाइपरथायरिज्म को कॉज। तो देखो, ग्रेव डिसीज़ क्या है कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और फिर T3 और T4 की फॉर्मेशन होती है, वो रिलीज़ होते हैं। तो इस डिसीज़ में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या बना देगा, हमारा ये जो इम्यून सिस्टम है वो इसके जैसे, इस TSH के जैसे एंटीबॉडीज़ बना देता है। इसके जैसे बिल्कुल इससे मिलते जुलते एंटीबॉडीज़ बना देता है, जिसको हम बोलते हैं TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन। ये बिल्कुल इसी के जैसे होते हैं, और जब ये बनते हैं, ये क्या करते हैं, ये जाके जहाँ पे TSH के रिसेप्टर हैं, सपोज कि ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे ये इस TSH के रिसेप्टर होते हैं। अब क्योंकि ये बिल्कुल इसकी तरह सिमिलर है, तो ये TSH की जगह यहाँ पे आके लग जाते हैं। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन बन गए हैं एंटीबॉडीज़, ये वाली एंटीबॉडीज़, ये आके थायराइड ग्लैंड के जो TSH के रिसेप्टर, इसके रिसेप्टर थे, उस पर आके लग जाएंगे, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड को लगता है कि उसको स्टिमुलेशन मिल रहा है TSH की तरफ से, लेकिन वो असल में क्या होते हैं, TSI एंटीबॉडीज़ जो थायराइड ग्लैंड पे लग चुकी हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन को रिलीज़ कर देती है। उसकी वजह से ज़्यादा जो हार्मोन है वो रिलीज़ होते हैं। दूसरा हमारा जो आ रहा है कॉज, दैट इज़ टॉक्सिक मल्टी न्यूक्लियोलर गॉइटर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, तो इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे ये नड्यूल्स फॉर्म कर जाते हैं, जो छोटी छोटी लम्स, जो छोटे छोटे नड्यूल्स जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर ये बन जाते हैं। और ये नड्यूल्स क्या करते हैं, यही जो है ये स्टार्ट कर देते हैं थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करना। यहाँ पे TSH की बिल्कुल वेट नहीं करते कि TSH की कमांड आएगी और हम फिर वर्क करेंगे। ये अपने आप से ही यहाँ पे क्या है कि थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो T3 T4 है उनका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा हमारा कॉज है टॉक्सिक एडिनोमा। टॉक्सिक एडिनोमा में क्या होता है कि एक सिंगल नोड्यूल होता है, मतलब यहाँ पे पहले में तो मल्टीपल नोड्यूल थे। टॉक्सिक एडिनोमा में क्या कि एक सिंगल नोड्यूल हो जाता है, और यही सिंगल नोड्यूल के ओवर एक्टिव हो गया है, ओवर एक्टिव ज़्यादा काम करने लगा है। तो ये ज़्यादा काम करने की वजह से ये T3 और T4 को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि जो थायराइड ग्लैंड है उसको एक ही मशीन ने क्या कर दिया है कि
उसको एक्टिवेट कर दिया है और बार बार उसको क्या बोलिए कि हार्मोन को रिलीज़ कर जाओ। तो ये एक ही नड्यूल है जिसने पूरी ग्लैंड को टेक ओवर कर लिया है। उसके बाद हमारा जो कॉज आ रहा है वो है थायराइडाइटिस। अब थायराइडाइटिस में क्या होता है कि जो हमारी ये थायराइड ग्लैंड है ना, ये इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। थायराइड ग्लैंड की क्या हो जाती है, बेसिकली ये थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो जाती है। और जब इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो जो ऑलरेडी स्टोर्ड हॉर्मोन्स हैं इसमें, वो ब्लड में लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम्ड कर जाएंगी तो जो भी हॉर्मोन्स हैं वो अपने आप ब्लड में रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे। जो ग्लैंड है वो कोई भी एक्स्ट्रा हार्मोन, ये ग्लैंड कोई एक्स्ट्रा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही, बट उसमें से जो स्टोर हार्मोन थे वही रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक कि तुम समझ सकते हो कि जैसे सपोज कि जो स्टोरेज रूम है ये डैमेज हो गया, किसने इस रूम को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, और इसमें से जितना भी मटेरियल था वो बाहर लीक होने लगा। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद अगर हम एक्सेस आयोडीन की इनटेक कर रहे हैं तो हमें पता है कि T3 और T4 को बनने के लिए आयोडीन चाहिए। तो अगर हम डाइट में जहाँ हमें ज़्यादा हम एक्सेस में आयोडीन हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है ना, तो उसकी वजह से भी जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाएगी और वो क्या करने लगेगी, ज़्यादा जो T3 है T4 है उनको रिलीज़ करने लगेगी। नेक्स्ट जो कॉज आ रहा है प्राइमरी में वो है थायराइड हार्मोन का ओवरडोज। अब सम टाइम क्या होता है कि हमें कंडीशन क्या होती है हाइपो की, हमें कंडीशन क्या थी हाइपो की। तो हमने क्या किया कि हाइपो को ट्रीट करने के लिए हमने उसकी मेडिसिन दी। बट सम टाइम क्या है कि अगर टू मच हम ओवर यूज़ कर लें थायराइड की टैबलेट्स का, है ना, ज़्यादा हम इसकी हाइपोथायराइड्स के लिए मेडिसिन ले लें तो सम टाइम उसका भी क्या रिजल्ट आ जाता है कि हमें ज़्यादा लेने की वजह से भी क्या है कि T3 T4 बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न रहता है। जो थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मल है बट देयर इज़ टू मच हार्मोन इन द बॉडी, क्योंकि वो हमने ज़्यादा बाहर से लेनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, सो ये तो थे हमारे प्राइमरी के कॉज। और देखो यहाँ पे जितने भी कॉज डिस्कस किए हैं उनमें हमारी थायराइड ग्लैंड की ही प्रॉब्लम आई है कि थायराइड में ही कोई ना कोई ग्लैंड में इशू है, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। अब हम देखेंगे हमारे सेकेंडरी कॉजेज़, जिसमें क्या है कि हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में। देखो जो हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसमें क्या होता है कि सपोज की जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है कि यहाँ पे जब हम पहला कॉज डिस्कस कर रहे हैं पिट्यूटरी एडिनोमा, तो पिट्यूटरी में क्या होगा कि बिनाइन ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, बिनाइन ट्यूमर बन जाता है, जो क्या करता है कि TSH को स्टिमुलेट करता है। जब TSH स्टिमुलेट होती है तो वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से ज़्यादा T3 और T4 रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे तुम ये समझ सकते हो कि पिट्यूटरी एक हिसाब से थायराइड ग्लैंड का भी बॉस है। तो अगर ये बॉस क्या है कि ज़्यादा ऑर्डर दे रहा है काम करो काम करो, तो फिर आगे वालों को तो ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा पिट्यूटरी हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पिट्यूटरी सेल्स हैं, जो जिस हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाइपरप्लेजिया कि इनके सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, कोई भी क्रॉनिक स्टिमुलेशन की वजह से ये क्या है कि यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो गया, यहाँ पे ज़्यादा सेल्स ग्रो कर रहे हैं। तो अगर देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में ये सेल्स ज़्यादा है तो ये TSH को भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो TSH ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर थायराइड ग्लैंड भी ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, और T3 तो T4 तो फिर ज़्यादा ही बनेंगे ना। ठीक है, इसका हम ये ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स हैं ऑफिस में तो फिर वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हाई HCG लेवल। ठीक है, अब समटाइम प्रेगनेंसी में, जहाँ मोलर प्रेगनेंसी में, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ये HCG है ये बढ़ जाता है, और इसकी भी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है TSH की जैसी। ठीक है, ये क्या है कि ये भी बिल्कुल TSH के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर में है। तो अगर HCG हमारा हाई होगा तो वो जाके TSH के रिसेप्टर पे लगेगा और क्या स्टिमुलेट कर देगा, थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि HCG क्या है कि एक डुप्लीकेट की तरह काम कर रही है, जो इस TSH नाम के लॉक को ओपन कर रही है, और ये क्या कर रहा है कि थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए। उसके बाद हमारे पास था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है कि इसमें क्या होता है कि सम टाइम TSH सिक्रेटिंग एक्टोपिक ट्यूमर। सम टाइम क्या होता है कि कुछ जो बाहर के ट्यूमर है, यहाँ पे क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर नहीं है बट सम आउटसाइड ट्यूमर, कोई बाहर का जो ट्यूमर है वो प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, सम जो ट्यूमर्स हैं वो आउटसाइड द पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि सिमिलर क्या होते हैं कि TSH की तरह। उसके ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके बाहर, यहाँ पे इसमें तो था कि कोई पिट्यूटरी का एडिनोमा होता है ना, बट इसमें क्या है कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई भी ट्यूमर नहीं होगा, इसके बाहर कुछ ट्यूमर्स ऐसे बन जाते हैं जो सिमिलर होते हैं TSH की तरह, सिमिलर होते हैं TSH की तरह। और ये TSH क्या कर देते हैं, उसकी तरह दिखने वाले ये हार्मोन क्या करते हैं, जाके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, तो थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को रिलीज़ करने लग जाती है। ठीक है,
सो यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बंदा जो फैक्ट्री के बाहर का बंदा है, ठीक है, वो सीक्रेटली क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन भेजता रहता है सीक्रेटली। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉज आता है थायरोट्रोपिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सेंस नहीं कर पाती, इसकी प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू हो गया है, तो ये क्या है कि हाई सिक्रेशन को सेंस नहीं कर पाएगी, ठीक है। इट्स थिंक कि हार्मोन लेवल लो ही है, सपोज कि ये T3 और T4 इंक्रीज़ है, ठीक है, लेकिन इस पिट्यूटरी को क्या लगता है कि ये लो है तो ये बड़े हुए, बट इसको लो लगते हैं। सो ये क्या करती है, ये TSH को और रिलीज़ करवाती है, जो TSH आगे जाके थायराइड को स्टिमुलेट करता है, और वो और मोर हार्मोन बनाई जा रही है T3 और T4, ठीक है। हम जैसे इसमें क्या है कि सपोज कि बाहर का इन्वायरमेंट गर्म है, लेकिन पर्सन को क्या है कि ठंड लग रही है, ये अच्छे से जो सेंस है उसको नहीं कर पा रहा, तो इसको यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि T3 T4 पहले से बड़े हुए हैं, ये उनको ये सोचे कि ये लो ही हैं, और TSH को करवा रही है, ये आके जाके और हार्मोन को रिलीज़ करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये थे साइकोलॉजिकल कॉजेज। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इनके साइन एंड सिम्टम्स। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे हम सिम्टम देखेंगे, फिर कुछ साइंस भी देखेंगे इसके। तो पहला सिम्टम हमारा क्या है, वेट लॉस विद इंक्रीज एपेटाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि देखो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा हाई मेटाबॉलिज्म होने की वजह से फैट और मसल जो है उनका ज़्यादा फास्टर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इस वजह से उसका पर्सन का जो वेट लॉस है वो हमें देखने को मिलेगा, और साथ में उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। उसके बाद हाई इंटॉलरेंस एंड एक्सेसिव स्वेटिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो हीट को प्रोड्यूस करने का काम भी करती है, तो अब अगर थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव है तो यहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो पर्सन क्या है कि इतनी हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसको गर्मी लगेगी और उसको स्वेटिंग भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन। तो यहाँ पे भी क्योंकि अब जो T3 और T4 ज़्यादा इंक्रीज़ है, तो जो उसकी तरफ क्या है कि जो एड्रेनालाइन है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, हार्ट भी जल्दी जल्दी क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है करता है, उसकी वजह से हमें टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। देन हमारे पास आती है एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस। तो अब देखो जो एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और नर्वसनेस है, इसमें क्या है कि जब थायराइड हार्मोन क्या है कि जो ब्रेन की एक्टिविटी, क्योंकि थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ है, तो इसकी वजह से जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ रहती है। जब ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज़ रहती है तो ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन क्या है कि पर्सन को एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और जो नर्वसनेस है वो फील होती है। देन हमारे पास आता है ट्रेमर्स। तो ट्रेमर्स में क्या है कि यहाँ पे भी क्या है कि जो हमारा नर्व्स एंड मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट है, ठीक है। नर्व्स और जो मसल्स हैं उनकी जो स्टिमुलेशन है वो इंक्रीज़ है, जिसकी वजह से क्या है कि हमें रैपिड मूवमेंट, शेकिंग मूवमेंट वगैरह क्या है कि वो देखने को मिलती हैं। देन फिर आता है डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, ठीक है। अब देखो क्योंकि जो बॉडी है वो हाई एनर्जी पे है, ठीक है, क्योंकि थायराइड हार्मोन की क्या है कि एक्सेसिवनेस की वजह से बॉडी भी क्या है कि हाई एनर्जी स्टेट में है, तो पर्सन क्या है कि उसके लिए बहुत हार्ड हो जाता है काम डाउन होना एट नाइट टाइम भी, तो इस वजह से उसको क्या है कि स्लीप वगैरह प्रॉपरली वो नहीं ले पाता। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज्ड बाउल मूवमेंट और डायरिया, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है BMR हमारा वो इंक्रीज़ है, ठीक है, जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ है, और उसकी वजह से क्या है कि हमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो क्या है कि पर्सन को क्या है कि डायरिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि जो डाइजेशन की स्पीड है वो भी इंक्रीज़ है, फास्ट फूड को क्या है कि बड़ी फास्ट से मूव हो रहा है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से उसको माइल्ड डायरिया जो है वो रहता है। उसके बाद मसल वीकनेस, ठीक है, स्पेशली उसको थाइज एंड शोल्डर में फील होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि जो बॉडी है वो मसल्स को भी फास्टली क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, ठीक है। जो हमारी मसल्स हैं, जो प्रोटीन है, वो जल्दी से क्या है कि बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर रही है फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए। इस वजह से क्या है कि जो हमारी लार्ज मसल्स हैं उनमें क्या है कि हमें वीकनेस फील होती है, डिफ़िकल्टी इन क्लम्बिंग स्टेयर्स और लाइफ लिफ्टिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें लिफ्ट करना है तो उसमें हमें क्या है कि वीकनेस फील हो रही है, ठीक है। स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं तो हमें वीकनेस फील हो रही है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल चेंजेस। अब जो मेंस्ट्रुअल चेंजेस हैं कि यहाँ पे क्या है कि लाइट और इरेगुलर पीरियड रहते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन क्या करता है वो कहीं ना कहीं जो है हमारी मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर थायराइड हार्मोन क्या है कि वो इसको भी क्या करेंगे, अफेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो फ्लो वगैरह है वो डिक्रीज़ रहता है, और जब जो लेडी है उसको क्या है कि इरेगुलर साइकिल और पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, समटाइम पीरियड्स स्किप भी रहते हैं। उसके बाद गॉइटर। अब देखो गॉइटर हमने देखा था कि जो गॉइटर है वो हमें उसमें भी देखने को मिल रहा था, हमारे
हाइपोथायरिज्म में भी मिल रहा था, ठीक है। उसकी वजह तो थी कि जो प्राइमरी में TSH एक्सेसिव स्टिमुलेट हो रखा था उसकी वजह से, और अब हमें हाइपर में भी ये गॉइटर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गॉइटर है वो डिफ्यूज़ है। डिफ्यूज़ मतलब कि हाइपो में तो जो गॉइटर था वो एक लोब या एक साइड से एनलार्ज हो रहा था, लेकिन जो हाइपर में ये गॉइटर होता है ये हर तरफ से जो ग्लैंड है वो इक्वली क्या कर जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है ग्लैंड की। और यहाँ पे जो गॉइटर होता है उसका रीज़न ये है कि जो मैंने स्टार्टिंग में ग्रेव डिसीज में बताया था ना, इम्यूनोग्लोबिन बन रहे हैं, TSH के जैसे इम्यूनोग्लोबिन बन रहे हैं, तो उन एंटीबॉडीज़ बन रहे, सॉरी इम्यूनोग्लोबिन नहीं, एंटीबॉडीज़ बन रहे थे TSH के जैसे। तो वो क्या है कि वो इसको ज़्यादा स्टिमुलेट करवा रहे हैं थायराइड ग्लैंड को, जिसकी वजह से क्या है कि ये क्या हो गया है, गॉइटर एनलार्ज हो गई है, जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो गया, ठीक है। सो ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड बाय TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ और एक्सेस TSH, जिसकी वजह से हमें क्या है कि थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके बाद आई चेंजेस। अब आई चेंजेस में क्या होता है कि यहाँ पे आई चेंजेस क्या है कि स्पेशली और ये क्या है कि इसको हम ऑप्थेल्मस बोलते हैं। आई चेंजेस में क्या है कि आई हमें बाहर को प्रोट्रूड हुई दिखती है, जैसे सपोज यहाँ पे है ना, ये बाहर को हमें ऐसे प्रोट्रूड हुई दिखती है। अब ये हमें बाहर को ऐसे प्रोट्रूड हुई क्यों दिखती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है कि ग्रेव डिसीज़ की वजह से इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर देता है आइज़ के पीछे भी, उसके टिश्यूज़ पे भी, जिसकी वजह से जो आइज़ है, आइज़ की सपोज ये आइज़ है, इस आइज़ के पीछे स्वेलिंग हो जाती है, और जिस वजह से जो आई बॉल है वो बाहर को ऐसे प्रोट्रूड कर जाता है, पीछे स्वेलिंग होने की वजह से आई बॉल आगे को पुश हो जाता है। तो हमें क्या है कि ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। देन थायराइड स्टॉर्म। थायराइड स्टॉर्म वो कंडीशन है जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन हम इसको बोल सकते हैं कि जब हाइपरथायरिज्म के जो सिम्टम है वो बड़े एक्सेस में आ जाते हैं, बड़े सीवियर सिम्टम हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम थायराइड स्टॉर्म बोलते हैं, जिसको कंट्रोल करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है वार्म मॉइस्ट स्किन। अब वार्म मॉइस्ट स्किन क्यों होगी कि ड्यू टू यहाँ पे क्या है कि अब ब्लड सप्लाई क्या है, इंक्रीज्ड है, तो स्किन को ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिल रही है, फ्लो भी इंक्रीज है, प्लस इंक्रीज स्वेटिंग, ठीक है। तो स्किन क्या है कि काफ़ी वार्म और मॉइस्ट, जब हम उसको टच करें तो वो काफ़ी हमें मॉइस्ट देखने को मिलेंगी। देन हेयर थिनिंग और हेयर लॉस देखने को मिलता है। यहाँ पे इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो हमारी जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनकी जो हेयर्स को ग्रो करने की स्पीड साइकिल है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। तो इस वजह से हेयर फॉल क्या है कि वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी वो ग्रो कर रहे हैं, उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा, वो काफ़ी फाइन और थिन नहीं रह जाते हैं, प्रॉपरली उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और फिर जल्दी वो टूटने लग जाते हैं। तो ये था इसके जो भी साइन एंड सिम्टम है। अब कुछ साइन होते हैं जो हमें बच्चों में भी देखने को मिलते हैं, जी हमें बड़ों में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जिसकी स्पेशल बच्चों में देखने को मिलती हैं, जिसमें पहले हमारा आ रहा है वॉन ग्रीफ साइन। तो वॉन ग्रीफ साइन में आप देख सकते हो ये क्या होता है, वॉन ग्रीफ साइन में यहाँ पे जब T3 और T4 हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो भी ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो आईलिड है वो क्या है कि काफ़ी टाइट हो, आई के मसल काफ़ी टाइट हो जाते हैं, हम बोल सकते हैं कि वो काफ़ी उसको ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। रिट्रैक्ट, इसको हम आईलिड रिट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा वॉन ग्रीफ साइन में कि जब पर्सन डाउन को सपोज कीजिए, पर्सन जब नीचे को देखेगा, ठीक है, जब वो नीचे को देखता है तो जिसका आईलिड क्या है कि वो ऊपर ही रह जाता है। नॉर्मली जब पर्सन नीचे देखता है तो साथ में उसका आईलिड भी नीचे आता है, पर यहाँ पे जब पर्सन डाउनवर्ड नीचे देखेगा ये जो आईलिड है ये ऊपर भी रिट्रैक्ट रह जाता है, ये नीचे आता ही नहीं है। और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है जब वो एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के इंक्रीज़ होने की वजह से सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज़ है, और वो क्या कर रहा है कि आईलिड की मसल को काफ़ी टाइट कर देता है, तो वो एकदम से वाइडली ओपन होती हुई हमें दिखती हैं। आप पर्सन नीचे देख रहे हैं लेकिन आईलिड्स का ऊपर ही है, ये हमें इसे क्लियर देखने को मिल रही है। उसके बाद हमारा मोबियस साइन। मोबियस साइन देखो ऐसे ये नॉर्मल दिखाया है कि जब इसमें क्या है कि जब पर्सन कोई अपने पास वाली चीज़ को देखता है ना, कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल, जब हम कोई पास वाली चीज़ को देखते हैं तो ये दोनों आईबॉल देखो इधर इनवर्ड आ जाती हैं, दोनों यहाँ पे इनवर्ड आ चुकी हैं। बट इसमें क्या होगा कि जब वो कोई पास वाली चीज़ को भी देखेगा तो ये बिल्कुल भी क्या है कि इनवर्ड नहीं आते, ये सेंटर में ही रहते हैं। फेलियर ऑफ कन्वर्जेंस जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक साथ वो टुगेदर इकट्ठे जो है वो ए आई बॉल मूव नहीं कर पाते। उसके बाद एक हमें साइन देखने को मिलता है जोफ्री साइन। तो जोफ्री साइन में क्या है कि जब पर्सन ऊपर को देखता है, ये जब देखो ऊपर को ये नॉर्मल है, जब ऊपर को देखते हैं तो यहाँ पे फोरहेड पे उसके रिंकल्स बनते हैं, बट जब उसको हाइपरथायरिज्म होगा तो उस वजह से जोफ्री साइन में जब वो ऊपर को देखेगा तो उसका ये यहाँ पे उसको क्या है कि ये रिंकल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा इस वजह से होता है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि आईलिड तो पहले से ही ऊपर है, ठीक है, आईलिड पहले से ऊपर है, तो यहाँ पे जो फ्रंटल मसल्स है वो कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करती, क्योंकि आईलिड पहले से ही ऊपर है, तो जब पर्सन ऊपर देखता है तो ये फ्रंटल मसल्स को कोई काम करने की नीड नहीं पड़ती, जिसकी वजह से ऐसी यहाँ पर रिंकल नहीं पड़ते।
देन उसके बाद प्रोप्टोसिस, इसको हम बल्जिंग आई भी बोलते हैं, जिसमें ये आई बाहर को बल्ज कर जाती है, ठीक है। तो ये भी हमें साइन देखने को मिलता है। पीछे एडिमा वगैरह होने की वजह से, स्वेलिंग होने की वजह से आई को पुश किया, आई बॉल को, वो आगे को आ जाता है, ठीक है। एक हमें यहाँ पे ये साइन और देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉलवेग साइन। स्टॉलवेग साइन में क्या होता है कि जैसे उसकी जो आइज़ है वो बड़ी वाइड ओपन हो जाएंगी, ठीक है, वाइड ओपन हो जाएंगी। जो पर्सन है उसकी आइज़ बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करेंगी। स्टॉलवर्ग की कान में उसकी जो ब्लिंकिंग है वो कम हो जाती है, बिल्कुल वो ऐसे स्टेयर जैसे उसको घूर रहा है वैसे पर्सन उसको देखता है, तो वो स्टॉलवर्ग की साइन में रहता है। तो दिस इज़ अबाउट दी उसकी जो हाइपरथायराइडिज्म के कॉजेज, सिम्टम और जो उसके टाइप्स और जो भी उसके मेन साइन आते हैं उनके बारे में देखा। तो नेक्स्ट जो वीडियो 2 होगी उसमें हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डायग्नोस और मैनेजमेंट के बारे में।